मैं 10 साल का था जब मेरी मॉम को नई नौकरी मिली, इसलिए हम सब विस्कॉन्सिन चले गए। मेरे डैड ने शहर के अंदर एक घर खरीदा और हमारे आसपास रहने वाले लोग भी काफी अच्छे थे, जब तक मैं मारा से नहीं मिला। वो हमारे सामने वाले घर में रहती थी और उसकी मेरी मॉम से काफी जल्दी दोस्ती हो गई थी। वो हफ्ते में करीब 2 बार हमारे घर आया करती थी और मेरी मॉम के साथ कॉफी पीते हुए बातें करती थी। एक दिन मैं उन दोनों के साथ बालकनी में बैठा था। मुझे याद नहीं कि मैं उस समय उनके साथ क्यों था, पर जहां तक मुझे याद है ना, मैं बहुत बोर हो रहा था। हम सब वहीं बैठे हुए थे और वो दोनों ना जाने किस बारे में बात कर रहे थे। जब मेरी मॉम अंदर से केक लेने चली गई जो उन्होंने उस दिन बनाया था, मैं बालकनी में मारा के साथ अकेला था और उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मारा देखने में बहुत ही डरावनी लगती थी। उसका कद करीब 5 फुट 6 इंच था। वो बहुत ही पतली थी। उसके लंबे काले बाल थे, मोशन जैसे सफेद दांत और बड़ी बड़ी पीले रंग की आंखें। उसकी आंखों का रंग इतना अलग था कि उन्हें 3 सेकंड से ज्यादा देर तक देखना नामुमकिन था। हम शांत बैठे हुए थे जब अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसकी लाल रंग की गाढ़ी लिपस्टिक और सफेद दांतों की वजह से उसकी मुस्कान और भी डरावनी लग रही थी। वो धीरे धीरे अपना सर बाएं से दाएं ओर घुमाने लगी, बिल्कुल एक कठपुतली की तरह, और उसने कहा, क्या अब तुम चलने के लिए तैयार हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन उसके अचानक से ऐसी अजीब हरकत करना और उसकी डरावनी आवाज को सुनने के बाद मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या 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 तुम तैयार हो? ऐसा कहते हुए उसने अपने पर्स से एक काला गुलाब निकाला। उसने वो अजीब सा दिखने वाला काला गुलाब निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। अपने पतले हाथ में उस काले गुलाब को पकड़कर मेरे करीब आने लगी। उसके पीले रंग के नाखून देखकर मुझे और डर लगने लगा। मैंने पहली बार एक काले रंग का गुलाब देखा था। मैं डर के मारे पसीने पसीने हो गया और इतने में मेरी मॉम केक लेकर आ गई। हाँ, ये लो मारा, इसे ट्राई करो, ये मैंने कल ही बनाया है। मारा का प्रताप एकदम से ही बदल गया, जैसे किसी ने उसके रिमोट कंट्रोल का बटन बदल दिया। वो वापस से साधारण व्यवहार करने लगी और उसने झट से उस काले गुलाब को अंदर रख दिया, इससे पहले कि मेरी मॉम उसे देखती। मैं डर में बालकनी से बाहर चला गया और क्योंकि मैं उस समय छोटा था, इसलिए मैंने जल्द ही उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। मैं नहीं जानता था कि इससे भी ज्यादा नीच हरकत मेरे साथ रात में होने वाली थी। मेरा कमरा पहले माले पर है और इसलिए मेरे कमरे की खिड़की करीब 5 फुट की ऊंचाई पर होगी। मैं जल्दी से डर जाने वाले बच्चों में से नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उस रात मुझे पहले से ही काफी अजीब महसूस हो रहा था। मैं अपने बेड पर इधर उधर पलट रहा था और हर 5 मिनट बाद अपने कमरे की खिड़की की ओर देखता। काफी रात हो चुकी थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी थी। सोने से पहले एक आखिरी बार मैंने खिड़की की तरफ देखने के बारे में सोचा और वो वहीं थी, खिड़की के बाहर एक पागल की तरह खड़ी हुई मारा। वो बस वहां खड़ी हुई थी और सीधे मेरी तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और वही मुस्कान जो उसने शाम को मुझे देखते हुए दी थी। उसकी लाल लिपस्टिक फैली हुई थी और उसके सफेद दांतों पर लगी हुई थी। मैं डर की वजह से वहीं जम गया। मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर मैं कभी इस तरह की परिस्थिति में आया तो क्या करूंगा, इसलिए मेरे दिमाग में उससे बचने के लिए पहले से ही एक उपाय था। लेकिन अब जब मेरे घर के पड़ोस में रह रही एक औरत मेरे सामने खड़ी मुझे मेरे घर की खिड़की से रात के 3 बजे देख रही थी, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मेरा मुंह सूख गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे का तापमान माइनस में चला गया हो। 1 मिनट तक ऐसे ही सीधे रहने के बाद जो मुझे 1 बरस जैसा लगा, मैं आखिरकार हिम्मत दिखाते हुए अपने बिस्तर से उठा। मैंने धीरे धीरे कांपते हुए पैरों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। मैं पसीने पसीने हो चुका था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मारा की शैतान वाली आंखें मेरा पीछा कर रही थी, धीरे धीरे धीरे, और उसकी मुस्कान भी बरकरार थी, फिर ठीक उसी तरह जैसे कि वो कोई कठपुतली हो। मैं चीखते हुए अपने पेरेंट्स को आवाज़ लगाना चाहता था, पर मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दरवाजे की कुंडी पकड़ने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और डर के मारे मैं यहीं रुक गया। मैं डर गया क्योंकि वो हिली। उसने अपने हाथों में फिर से वो काला गुलाब पकड़ लिया। मुझे उम्मीद है कि अब तुम तैयार होगे। उस औरत की वही डरावनी आवाज सुनकर मेरी पैंट गीली ही होने वाली थी। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे ही मैंने ऐसा कहा, उसके चेहरे से मुस्कान हट गई और वो गुस्से में बदल गई। उसने अपना सर बाएं से दाएं और हिलाते हुए ना कहा। फिर वो खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगी। उसकी हर हरकत इतनी धीमी थी जैसे कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे हिला रहा हो।
वो अपने दोनों हाथों की मदद से खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगी ताकि वो अंदर आ सके। ये देखकर मैं इतना डर गया था कि कुछ पल तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। खिड़की खुल गई और उस थोड़ी सी जगह से उसने अपना मुंह अंदर डाला। जैसे ही मुझे अपने हाथ पर दरवाजे का नॉब महसूस हुआ, मैं उसे जोर जोर से घुमाने लगा ताकि मैं बाहर निकल सकूं। पर उस समय तो मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं दे रही थी। नॉब अटक गया। मैं डरा, मैं पागल हो रहा था और साथ ही साथ हाँफ रहा था। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि दरवाजा खुल जाए, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। मारा अब आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी और अपनी उसी डरावनी आवाज में बार बार बोल रही थी, तुम मेरे साथ आ रहे हो। तुम मेरे आखिरी शिकार बनोगे। अचानक दरवाजा खुला और मैं अपने कमरे से बाहर भाग गया और अपने डैड को आवाज देने लगा। मेरे डैड की नींद बहुत ही कमजोर है, इसलिए मेरी आवाज सुनते ही वो उठ खड़े हुए और चिल्लाकर बोले, ये क्या हो रहा है वहाँ? मैं उन्हें सिर्फ इतना कह पाया, मारा मारा खिड़की पर। जब मेरे डैड अपनी पैंट्स पहन रहे थे तो मैं भागकर अपने कमरे में वापस गया, बस ये देखने के लिए कि मारा वहां पर अभी भी है या नहीं। जैसे ही हर डरावनी मूवी में होता है कि किसी के आने से पहले भूत वहां से गायब हो जाता है, और कुछ वैसा ही हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने मारा को जाते हुए देख लिया था। हमारे घर के सामने कुछ 100 फीट की दूरी पर उसका घर था और उसके घर के बाहर एक लाइट थी जो कभी भी जलती और कभी भी बुझ जाती थी। मैंने उस रोशनी में मारा को अपने घर की ओर जाते हुए देखा और फिर वो कहीं गायब हो गई। जब तक मेरे डैड कमरे में आए तो वो गायब हो चुकी थी और उसका कोई नामो निशान नहीं था। काफी देर तक बातें करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये जरूर ही मेरा देखा हुआ कोई बुरा सपना होगा और कुछ नहीं, और ये भी कहा कि अब उन्हें सिर्फ तभी बुलाऊं अगर कोई वाकई मेरे कमरे में आ जाए तो। तुम और तुम्हारे ख्याल, उन्होंने जाते जाते कहा। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि मुझे उस रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा मारा के घर के बाहर पुलिस खड़ी थी। हमारे आस पड़ोस के लोग भी उसके घर के बाहर खड़े थे। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि पुलिस के सहयोगी स्ट्रेचर पर रखे सामान को मारा के घर से बाहर लेकर आ रहे थे। उन पर काले रंग की पॉलिथीन चढ़ी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इन सब में मुझे मारा भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं वहां हैरान परेशान खड़ा था। मेरे मॉम और डैड एक पुलिस वाले से बात कर रहे थे और तब उन्होंने मुझे देखा तो वो फौरन मेरे पास आए। मेरी मॉम रो रही थी और मेरे डैड बहुत गंभीर लग रहे थे। उन्होंने मुझे बताया और कहा कि मारा को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बगल की एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन करके उसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस साधारण छानबीन के लिए जब उसके घर आई तो उन्हें वो सब पता चला जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। पुलिस के अनुसार मारा तंत्र मंत्र करती थी। पुलिस को उसके घर से 4 बच्चों की लाश मिली है जिनकी उम्र 6 से 9 साल के बीच की है। उसने उन बच्चों को अपने घर के आंगन में दफना दिया था। हर लाश के साथ उसने काले रंग का गुलाब भी दफनाया था। ऐसा लगता है कि वो कोई जादू टोना कर रही थी जिसके लिए उसने इन 4 बच्चों की बलि चढ़ाई थी। मेरी मॉम ने मुझे गले लगाया और मेरे डैड ने पिछली रात मुझ पर यकीन ना करने के लिए माफी मांगी। मैं अपने पेरेंट्स की आंखों में दर्द और डर दोनों देख पा रहा था। वो भगवान के शुक्रगुजार थे कि मैं बच गया। इस बात में कोई शक नहीं है कि मारा ने मुझे अपना 5वां शिकार बनाया हुआ था, जो कि 10 साल का था। मुझे मारकर वो अपना काम पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा था कि मैं उसका आखिरी शिकार हूँ और उस काले गुलाब का मतलब मौत था। आज तक मैं आधी रात को पसीने से लथपथ होकर इस डर से उठता हूँ कि मारा मेरे बिस्तर के साइड पर खड़ी है और अपना सर बाएं से दाएं ओर हिला रही है और अपनी डरावनी आवाज में कह रही है कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं उस अपार्टमेंट में रहने लगी। मेरे हस्बैंड जॉन ने काफी सालों तक कैंसर का सामना किया और फिर उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। जिस घर में हम दोनों साथ रहते थे उसकी हर चीज मुझे मेरे मरे हुए पति की याद दिलाती थी। जब तक मैं उस घर में थी जॉन की छवि बिल्कुल स्पष्ट रूप से मुझे याद थी। किसी वजह से जो हमें आज तक पता नहीं चला, हम दोनों बच्चे को जन्म नहीं दे पाए और हमने कोई बच्चा गोद भी नहीं लिया। कभी कभी मुझे इस बात का पछतावा होता है, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर लिया होता तो आज मेरे साथ भी कोई ऐसा होता जो जॉन को मेरी तरह ही प्यार करता और मेरे इस दुख को समझता, जो मुझे इस अकेलेपन से निकाल पाता जिसमें मैं थी। लेकिन ऐसा कोई इंसान मेरी जिंदगी में नहीं था। इसलिए उन यादों से दूर जाने के लिए और उन्हें भुलाने के लिए मैंने दूसरे शहर जाकर रहने के बारे में सोचा। मुझे वहां जाकर नौकरी मिल गई और मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा था मैं उसका तरीके से इस्तेमाल करना चाहती थी। इसलिए मैंने शहर के बाहर एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया।
जिस बिल्डिंग में मेरा अपार्टमेंट था उसमें और भी घर थे, लेकिन ज्यादातर घर खाली थे। मेरा घर दूसरे माले पर था और उस माले पर मेरे अलावा और कोई नहीं रहता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे उस घर की आदत हो गई। यहाँ तक कि नीचे रह रही कुछ लड़कियों से मेरी दोस्ती भी हो गई। इसलिए जब मुझे एक कॉफी शॉप में बेहतर नौकरी मिली जिससे मैं एक बेहतर घर ले सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने उस बिल्डिंग में रहना सही समझा। लेकिन उस बिल्डिंग की रौनक खत्म होने लगी जब हमारी नई पड़ोसन क्रिस्टल वहां रहने आई। मेरी ही तरह उसका घर भी दूसरे मंजिल पर था, इसलिए वो वहीं रहने वाली थी। यहाँ तक कि उसका घर मेरे घर के ठीक सामने था। पहले मैंने धीरे से उसे अपना परिचय देने की कोशिश की। जिस दिन क्रिस्टल वहां रहने आई थी उसके अगले दिन मैंने उसके लिए एक छोटा सा वेलकम केक बनाया, लेकिन जब मैं उसे देने गई, मुझे नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। और दरअसल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दो। हमें दोस्त बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जब से उस दिन हमारी बात हुई थी मैं ना चाहकर भी उसके बारे में सोच रही थी, और मैं इतना तो समझ गई थी कि इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसके बारे में इतनी जल्दी कोई राय नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दिया। मैंने तय किया कि मैं उससे जितना हो सकेगा उतना दूर रहूंगी, लेकिन कभी ना कभी मैं उससे टकरा ही जाती, कभी हॉलवे में तो कभी सीढ़ियों में। हालांकि मैं उसे कुछ सेकंड्स के लिए ही देख पाती थी, लेकिन हर बार वो मुझे और भी ज्यादा बुरी हालत में दिखती थी। उसके बाल बिखरे रहते, उसके हाथों पर कटे हुए निशान, गंदे कपड़े और आंखों के नीचे मोटे काले धब्बे। क्योंकि उसने मुझे खुद से दूर रहने की सलाह दी थी, इसलिए मैंने उसके इस हाल के बारे में हमारे मकान मालिक को सूचित कर दिया, लेकिन उसने मेरी बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। उनका कहना था कि इस बिल्डिंग में रह रहे लोगों की निजी जिंदगी में वो दखल देना पसंद नहीं करते जब तक उनसे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। जैसे ही हमने इस बात को नजरअंदाज किया, उसके कुछ समय बाद ही दिक्कत आनी शुरू हो गई। 3 रातों तक लगातार क्रिस्टल के घर से तेज गानों की आवाज आने लगी। पहली रात तो मुझे ये सब सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले दिन इतने शोर ने मुझे मेरी नींद से जगा दिया, इसलिए मैं प्यार से उसे गानों की आवाज कम करने के लिए कहने लगी। मैंने काफी बार उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। लेकिन तीसरी रात तक बिल्डिंग के बाकी लोगों ने मकान मालिक को इस बारे में शिकायत कर दी। वो उस रात वहां आए और उन्होंने क्रिस्टल से बात की। प्लीज आवाज धीरे कीजिए, सभी लोग शिकायत कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं गाने धीरे करती हूँ, पर दूर रहो मुझसे और मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। मैं अपने घर के लिविंग रूम से सुन रही थी। क्रिस्टल जिस तरीके से हमारे लैंडलॉर्ड से बात कर रही थी, उसे जाहिर हो रहा था कि वो बहुत गुस्से में थी। मुझे उस लड़की की काफी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने हमारे लैंडलॉर्ड से ये पूछने के बारे में सोचा कि उनकी उससे क्या बात हुई। वो लड़की, मैंने उसे छुआ भी नहीं। मुझे उसके घर के अंदर से कुछ आवाज आई, और जब मैंने अंदर झांक कर देखने की कोशिश की तो वो पागल सी हो गई। मैं उनकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई, लेकिन मुझे उनकी बात कुछ देर बाद उस रात को थोड़ी समझ आने लगी जब मैंने 2 लड़कियों को हॉलवे में हंसते और बात करते हुए देखा। मैंने अपने घर के पीप होल से देखा तो क्रिस्टल के साथ भूरे रंग के बालों वाली एक लड़की थी। वो दोनों क्रिस्टल के घर के अंदर गई और उसके बाद वहां से जोर जोर से गानों की आवाज आने लगी। हालांकि आवाज पहले जितनी तेज नहीं थी, लेकिन इतनी तेज जरूर थी जिससे मेरी नींद खराब हो सके। क्रिस्टल, क्रिस्टल। कुछ मिनट तक खटखटाने के बाद थोड़ा सा दरवाजा खुला, इतना कम जिससे मुझे क्रिस्टल की सिर्फ एक आंख दिख रही थी। क्या चाहिए तुम्हें? इस शोर की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। उसने थोड़ा और दरवाजा खोला और अपना चेहरा और एक हाथ बाहर निकाला। तुम मेरी बात सुनो। उसने अपनी बात आगे कहने से पहले इधर उधर देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता दिख रही थी। मैंने पहले ही आवाज काफी कम कर दी, इसलिए चली जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। बिना मुझे कुछ कहने का मौका दिए उसने अपने घर का दरवाजा फौरन बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तो मैंने उसके हाथ पर कटे हुए निशान देख लिए थे। हालांकि उसने मेरी आराम से की गई रिक्वेस्ट पर मुझे बेइज्जत किया था, लेकिन फिर भी मुझे उससे नाराजगी कम और उसकी चिंता ज्यादा थी। मैंने एक बार फिर हमारे मकान मालिक से बात की और उसने एक बार फिर मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। क्रिस, उस लड़की को अकेला छोड़ दो, तुम अब बात को ज्यादा ही खींच रही हो। हर रोज जब भी मैं देखती और सुनती क्रिस्टल के घर हर बार एक नई लड़की आती। मैं अपनी पड़ोसन के प्रेम संबंध के खिलाफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिस बात की चिंता थी वो ये थी कि उसके बर्ताव से मुझे पहली बार जो लगा वो कहीं ना कहीं सच हो रहा था। उस लड़की में कुछ तो गड़बड़ थी। रविवार की एक रात को मेरी नींद फिर से खुली। मैं रोज रोज इस चीज से थक गई थी। मैंने एक बार फिर उसे रिक्वेस्ट करने के बारे में सोचा। मैं उस रात एक बार फिर अपने घर से निकलकर उसके दरवाजे तक पहुंची। क्रिस्टल, क्रिस्टल,
कुछ देर तक खटखटाने के बाद दरवाज़ा खुल गया, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। मुझे इस बात का एहसास होने में वक्त नहीं लगा कि दरवाज़ा अपने आप खुला है। क्रिस्टल, तुम्हारे घर का दरवाज़ा। मैं उसके निजी वक्त में दखल नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने बस एक बार देखते हुए उसे आवाज़ मारी। लेकिन जो मैंने देखा, मैं इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसके घर के सोफे पर काले बालों वाली एक लड़की पड़ी थी। उसके गले में एक गहरा कट था, बल्कि इतना गहरा कि उसके गर्दन किसी भी वक्त उसके शरीर से अलग होकर गिर सकती थी। उसकी नीली आंखें मेरी तरफ ही देख रही थी, जैसे वो वहाँ से भाग जाना चाहती हो। जैसे कि उम्मीद की जा सकती थी, उसका सोफा और कारपेट खून से भरा हुआ था। घर के अंदर जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था और दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। कमरे के किनारे पर क्रिस्टल खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। क्रेस, उसकी आवाज़ शांत लग रही थी, जिसने मुझे परेशान कर दिया। वो खुद भी पूरी तरह खून में भीगी हुई थी। उसने एक बार मरी हुई इस लड़की को देखा और फिर एक बार मुझे। मैंने उसे बचा लिया, मैं यही करती हूँ। मैं बुरी तरह डर गई थी और वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मैं पूरी तरह जम गई थी। मैंने सबके साथ यही किया है। वो सब जवान और खूबसूरत थी, मैं किसी भी आदमी को उन्हें खराब करने नहीं दे सकती थी। उसे सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हर रात जब जोर से म्यूजिक बजता था तो वो इसलिए क्योंकि ये उनका कत्ल करती थी। तुम तो इतनी जवान भी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें भी बचा सकती हूँ ग्रेस। मुझे तुम्हें बचाने दो। कोई भी कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तुम्हें बचाऊंगी। अपने पैंट से चाकू निकालने के बाद वो मेरी तरफ कूदी। उसके ऐसा करते ही हम दोनों हॉलवे की जमीन पर गिर गए। बचाओ! मैं जितना हो सकता था क्रिस्टल को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो उस चाकू से मेरा गला ना काट सके। मुझे करने दो क्रिस। उसने ऐसा कहते ही मेरे कान का एक हिस्सा उस चाकू से काट दिया। उसकी वफात सुनकर और उस दर्द का एहसास करके मेरे अंदर वहां से बचकर जाने के लिए ताकत आ गई और मैंने अचानक से अपनी लात उसके पेट में दे मारी, जिससे वो पीछे जाकर गिर गई। मैं फौरन वहां से भागकर नीचे के माले पर चले गई, जहां कुछ लोग हमारी आवाज़ सुनकर ये देखने के लिए बाहर आ गए थे कि क्या हो रहा है। उनमें से एक ने पुलिस को फ़ोन किया। आने वाले दिनों में जब मैं हॉस्पिटल में थी, क्रिस्टल की खबर हर जगह फैल गई। कहा गया कि क्रिस्टल जिस शहर में रहती थी, वहाँ उसके किसी जानकर्ता ने उसका बलात्कार किया था। उसके परिवार और न्याय देने वालों ने उसे मुंह मोड़ लिया, इसलिए वो वहाँ से भागकर यहाँ रहने लग गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हादसे ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर किया कि उसे लगने लगा कि हर उस लड़की को इसे बचाने की ज़रूरत। उसके घर से पुलिस को 8 लड़कियों के सर और एक लड़की का पूरा शरीर बरामद हुआ।